अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हसी टॉक्स। आज हमारे तीसरे एपिसोड में जो हमारे साथ गेस्ट हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है अगेन, जैसे मेरे पहले दो गेस्ट थे वो भी उसी तरह बहुत स्पेशल हैं मेरे लिए। और जो लोग मेरी पॉडकास्ट देख रहे हैं उन्होंने यकीनन अब्बास हैदर की भी पॉडकास्ट इंटरव्यूज़ यूट्यूब पे बेशक सुने होंगे। और मैं पर्सनली ये कहूँगा कि जब से मैंने ये ज़्यादातर पॉडकास्ट वगैरह का सिलसिला सुनना शुरू किया है पिछले 1 डेढ़ साल से, तब से मैं इनको फ़ॉलो कर रहा हूँ। और मेरी अपनी पॉडकास्ट शुरू करने में कहीं न कहीं ये भी मेरी एक इंस्पिरेशन रहे हैं। और अब्बास, मैं चाहूँगा कि आप अपना प्रोफ़ेशनल जो तारुफ़ है वो आप अगर अपने वर्ड्स में करवाना चाहें ऑडियंस को। पहले तो सबसे सबसे पहले आपका बेहद शुक्रिया बुलाने के लिए, इज्जत देने के लिए और ये कहने के लिए कि कहीं ना कहीं मैंने आपको इंस्पायर किया। ये शायद सबसे बेहतरीन जुमला है कि कोई भी इंसान किसी से सुने कि वो किसी फैसला कुन मरहले पर काम आया अननोइंगली। अननोइंगली भाई, मेरा प्रोफेशनल तारुफ इस वक्त अगर आप मुझसे पूछें तो जो मैं चाहता हूँ और जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ वो सिर्फ ये है कि मैं एक ऐसा सहाफ़ी बनूं जो बाय द बुक चलता हो। और जब मैं बाय द बुक कहता हूं तो जर्नलिज्म के चार मेन उसूल हैं, चार मेन कंपोनेंट्स हैं। टू रिपोर्ट, जो हो रहा है वो बताना। टू एजुकेट, लोगों की तालीम करना। टू एंटरटेन, वो मैं नहीं कर सकता, वो हर किसी में जबिल्लत होती है, मैं एंटरटेन नहीं कर सकता। और तीसरा, चौथा बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया, मुझे माफ कीजिएगा, मैं अभी जॉब करके आया हूँ तो इस वक्त मेरे अंदर का सहाफी थोड़ा थोड़ा जागा है, वक्त के साथ जाग जाएगा। अच्छा, तो सहाफ़ी रात को जागते हैं यानी। सहाफी हर वक्त नॉकटर्नल। जागता सही। है। काशिफ अब्बासी साहब एक चीज कहते हैं, वो कहते हैं कि सहाफत प्रोफेशन नहीं है, सहाफत इज अ वे ऑफ लाइफ। आप राइट। सोते हुए भी आप सोते हुए भी सहाफी होते हैं। तो भाई, मेरा बस तारुफ और मेरी कोशिश ये है कि मैं एक ऐसा सहाफी बनूं जो लोगों को ये सिखा सके कि हर चीज पे सवाल उठाया जा सकता है, बहुत बाइज्जत तरीके से उठाया जा सकता है। और जब आप सवाल करते हैं तो आप में इतना हौसला होना चाहिए कि आप जवाब देने वाले को ये वक्त, ये मौका और ये इज्जत दें कि वो जैसा कि वो जवाब देना चाहे वैसा जवाब सही। और अ, चलें यहाँ से शुरू करते हैं पॉडकास्ट का सिलसिला कि जैसे कि हमारी पहले भी ऑफ रिकॉर्ड ईमेल्स पे भी बात हुई थी, और मैं यही जानना चाहता था। और मेरे ख्याल से मैं खुद, अभी मैंने आपको यही बताया, मैं खुद इस पोजीशन में हूँ जहाँ पे मैं एक प्रोफेशन में था और इस स्टेज पे, क्योंकि मैं एक अर्ली स्टेज पे हूँ अपने करियर के, और मैं मुझे नहीं समझ लगी या मैं नहीं जान पाया कि क्या वो प्रोफेशन मेरे लिए सूटेबल था, रेलेवेंट था मेरी अपनी शख्सियत के मुताबिक या मेरे अपने स्किल सेट के मुताबिक। और मैंने भी चेंज किया अपना प्रोफ़ेशन, काफ़ी सोचा, लोगों से बात की। उसी तरह मैं जानता हूँ कि आप भी आपका एकेडमिक बैकग्राउंड जब आपने स्टार्ट किया, मेरे ख़्याल आपकी पहली डिग्री इंजीनियरिंग में थी। उसके बाद आपने स्विच किया टू जर्नलिज़्म, जो मेरे नज़दीक मेरे ख़्याल काफ़ी बिल्कुल दोनों अपार्ट हैं एक-दूसरे से, दोनों प्रोफ़ेशंस, कहीं से भी कोई मेरे मुझे तो नहीं नज़र आता कोई रिलेशन। तो मैं जानना ये चाहता हूँ आपसे कि आपको क्या हमेशा से ही जर्नलिज़्म में जाना था या इंजीनियरिंग, जैसे पाकिस्तान में मेरे ख़्याल ज़्यादातर लोगों के साथ होता है, घर की तरफ से एक एक होता है और एक गाइडेंस जो बात है कि बचपन से ज़्यादातर यही सिखाया जाता है कि 2-3 प्रोफ़ेशंस हैं जिनके अंदर कामयाबी या सक्सेस आपको मिल सकता है। क्या आपके साथ भी वही था? एंड आफ्टर अ पॉइंट यू रियलाइज़्ड के नो, your career in journalism would be more aligned to your personality. So, what was your journey? Maybe a lot more people, younger people, can take inspiration from that. कि वो भी अगर कहीं move out करना चाहें, तो आप अगर अपनी जर्नी थोड़ा हमें उस हवाले से बताएं, just if you can walk us through that. श्योर। देखिए, जर्नी से पहले ना मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा। ये जो लोग कहते हैं ना कैरियर, आपने भी 3-4 दफा इसका, पता नहीं क्यों मुझे ये समझ नहीं आता। मैं बहुत नाइव हूँ बहुत सारी चीजों में। उसमें से एक चीज ये है कि अब जिस दुनिया में हम रहते हैं ना, वहाँ आप अगर थोड़ी सी नजर दौड़ाइए तो आपको ये नजर आएगा कि पैसे कमाने के मौके आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाते हैं। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो आप
फॉर एग्जाम्पल करीम चला सकते हैं, उबर चला सकते हैं, आप बाहर रह रहे हैं तो आप हजार इस तरह के काम कर सकते हैं। तो पैसे कमाना और एक सस्टेनेबल बाइज्जत जिंदगी गुजारना शायद अब इतना मुश्किल रहा नहीं है जितना पहले हुआ करता था। तो मैं कैरियर को इस तरह डिफाइन करता हूँ, अगर मैं ये लफ्ज की रियायत ले सकूं, कि पैसे तो आप कमा ही लेंगे किसी ना किसी तरह। तो वो काम कीजिए जो आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, जिसमें सही। आपका दिल है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, मैंने कैसे रियलाइज किया, मैं भी चंद दिन पहले किसी और साहब से बात कर रहा था, तो उन्हें मैंने ये बताया और मैं आपको भी ये बताऊंगा कि मेरी काउंसलिंग का जिंदगी भर इतना बुरा हाल था, इतना बुरा हाल था, और ये कोई मैं 5-6 साल पहले तक की बात कर रहा, कि हम 90s किड्स हैं, तो हम तो इंडियन मूवीज देखते देखते बड़े हुए हैं। तो हमने अमिताभ बच्चन और वो उस तरह की मूवीज देखी, तो हमें तो लगता था कि एक कोर्ट रूम में अगर सबसे जो कम होता है वो हवलदार साहब होते हैं और सबसे ज्यादा रैंक होता है वो जज होता है। तो मेरी काउंसलिंग का ये हाल था, मुझे लगता था कि प्रोफेशन कनेक्टेड है। आप पहले हवलदार बनते हैं, फिर आप बढ़ते 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 लॉयर बनते हैं, फिर आप जज बन जाते हैं, फिर आप मर जाते हैं। ठीक है। सही। तो मेरी काउंसलिंग का हाल था ये। तो जिंदगी में ये तो कभी नहीं समझ आया कि करना क्या है। जहां तक फिर आपकी बात रही कि घर से प्रेशर था कि इंजीनियरिंग कर लो, वो उस तरह का प्रेशर कभी नहीं था, घर से कभी प्रोफेशनली प्रेशर नहीं रहा। अब थोड़ा सा आना शुरू हुआ है, अम्मी कहती हैं कि क्या काम कर रहे हो, वही मार देगा। लेकिन उसके अलावा उसके अलावा कोई इस तरह का प्रेशर नहीं था। असल में क्या हुआ, जब आप बड़े हो रहे होते हैं तो आपको अंदाजा होता है ना, यार ये काम है जो मैं कर सकता हूँ, और ये मैं थोड़ा थोड़ा कर सकता हूँ, ये मुझे बिल्कुल नहीं आता। तो स्टूडेंट में जरा मुनासिब था शुरू से, मुनासिब अगर मैं आपकी ये रियायत ले सकूं, क्योंकि काफी अच्छा स्टूडेंट था। मैंने काफी अपने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जहां जहां गया काफी सारे रिकॉर्ड्स बनाए, तोड़े। अच्छा स्टूडेंट था। बताने का ये मकसद ये है, ये नहीं कि मैं फ्लेक्स कर रहा हूँ। बताने का मकसद ये है कि इतना अच्छा होने के बावजूद भी मेरे अंदर काउंसलिंग का जरासीम था ही नहीं, मुझे पता ही नहीं था करना क्या है। सही। तो हमारे एक टीचर हुआ करते थे, सरफावाद। नाइन्थ और मैट्रिक में उन्होंने हमें फिजिक्स पढ़ाई। तो वो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े कोचिंग नेटवर्क के हेड हैं, वो उन्होंने बनाया बढ़ाया। तो वो बड़े स्टाइलिश थे, वो थे सिविल इंजीनियर। तो मैं उनसे इंस्पायर थोड़ा सा हुआ, मुझे समझ आया यार ये काम मैं कर सकता हूँ, मैं पढ़ा भी सकता हूँ। क्योंकि जब आप अच्छे स्टूडेंट होते हैं तो आपके दोस्त और हजार जूनियर सीनियर्स आते हैं, जरा ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो। और जरा मुझे लगता है कि मैं कुछ मुनासिब बोल भी लेता हूँ, ये मेरा गुमान है, हो सकता है गलत हो। तो वो ना चीजें ऐसे होती गई, यार मैं जब पढ़ा तो मैं लूंगा, ये काम नहीं कर सकता। सिस्टम्स कैसे बनते हैं, ह्यूमन मैनेजमेंट कैसे होती है, ये भी थोड़ा बहुत मुझे बचपन से आता है। तो मुझे समझ आया कि यार मैं एक काम करूंगा, इस सिविल इंजीनियरिंग कर लेता हूँ, और स्कूल्स बनाऊंगा, और उनको डिजाइन इस तरह करूंगा आर्किटेक्चरली, और उनके उनके उसे मैं स्ट्रक्चरली, कि वो जब आप क्लास वन में एंटर हो तो आपको लगे कि वाकई ये क्लास वन के बुक के कैरेक्टर्स सिर्फ छपे हुए नहीं है, कंस्ट्रक्शन ही उस तरह हुई भी है कि वो एम्बेडेड है कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो मैं ये काम कर लूंगा। सिविल इंजीनियरिंग शुरू हुई तो भाई थर्ड ईयर तक समझ आ गया कि ये काम करने वाला नहीं है। मतलब मैं अच्छा स्टूडेंट था, मैंने मेरे हमारे बैच में कोई 412 लोग थे, मेरी उसमें 10th पोजीशन थी। वो भी, और मेरे कॉन्वोकेशन का ये हाल था कि हर बंदा जिसने टॉप भी किया ना, वो भी मुझे आके कह रहा था यार एक वजह से तुम्हारी पोजीशन नहीं आई, वो क्यों नहीं आई मैं आपको बताता हूँ 1 मिनट। लेकिन जो टॉप किया था वो भी मुझे ये कह रहा था, तो मतलब पूरी यूनिवर्सिटी को पहले सेमेस्टर से ये पता था ये जो बच्चा है ना ये टॉप कर जाए। सही है। अब बताने का मकसद ये है कि वो सब होने के बावजूद मुझे इंटरेस्ट नहीं था, अब मेरी परसेंटेज क्यों नहीं आई और मेरा कैरियर किस तरह चेंज हुआ, ये मुझे पता है, मैं लंबा वक्त आपका ले रहा हूँ, नो लेकिन ये प्रॉब्लम। कॉन्टेक्स्ट आपको दे सकेगी। 2015 में मेरे एक दोस्त थे कॉलेज के, 2014 में माफ कीजिएगा, उन्होंने मुझे मैसेज किया, अब्बास तुम्हें पता है एक नई स्कॉलरशिप आई है, और 1 सेमेस्टर की होती है, यूएस में बच्चे जाते हैं और वो पूरा सेमेस्टर वहां पढ़ते हैं, सब कुछ पेड होता है। तो मेरे जैसा बंदा जिसने कराची के अलावा मतलब घुमा फिरा था लेकिन कोई एक्सपोजर नहीं था, मैंने आपको बताया, मैंने कहा हाँ यार चलो अप्लाई करते हैं। एप्लीकेशन में 3 दिन रह गए थे, भाग दौड़ के किसी तरह अप्लाई कर दिया, सिलेक्शन हो गया। उस बेचारे का नहीं हुआ, मेरा हुआ। तो किस्मत अच्छा। अमूमन ये करती है, किस्मत अमूमन ये करती है कि जो बेचारा बताता है उसका नहीं होता। तो सिलेक्शन हो गया तो हम चले गए यूएस, तो हमारा तो भाई दिमाग खराब हो गया। मतलब अच्छा, एक बंदा जिसे कुछ, प्लीज। सॉरी टू कट यू ऑफ देयर, लेकिन आप थोड़ा ये भी बताएं कि विच ईयर वाज दैट?
ताकि थोड़ा वो टाइमिंग। 2015 की जनवरी में मैं गया था। सही, ठीक है। ठीक है, तो जनवरी से मई तक हमारा एक टर्म था वहां पे, और ये मेरे यूनिवर्सिटी डिग्री का 7th सेमेस्टर था, राइट। बैचलर्स की बात कर रहा हूँ। तो हम वहां गए, हमारा तो दिमाग खराब हो गया। लेकिन बचपन से एक चीज मैं आपसे अर्ज करना भूल गया कि पॉलिटिक्स, सियासत, मजहब, ये चीजें चलती किस तरह है, तारीख, इन सब में इंटरेस्ट था, समझ भी आता था। लाइक आई वाज द ओनली बॉय इन माय स्कूल के जब मार्शल लॉ था और बीबी नई नई आई थी और इलेक्शंस होने थे 2007 के, तो हमारे अंदर से ही डेमोक्रेसी के ना जिन जागे हुए थे कि भाई अच्छा। मुल्क में डेमोक्रेसी आएगी। अब स्कूल वाले बच्चे बोले ये क्या होता है डेमोक्रेसी, क्या मार्शल लॉ, कौन सा इलेक्शन, तुम्हारा दिमाग खराब है। तो हमारा ये मामला था। जब मैं बाहर गया ना, तो उस वक्त थॉट ये था कि यार अम्मी अबू ना उन्होंने जिंदगी भर बहुत मेहनत की है, तो किसी तरह उन्हें पाकिस्तानी मुआशरे से हटा के यहाँ लेकर आना है, नॉर्थ अमेरिका या कहीं, ताकि वो अपनी जिंदगी बाइज्जत तरीके से गुजार सके। तब सिर्फ ये थॉट था, प्रोफेशनल प्रोफेशन सब पीछे चला गया था। सही। तो मैं ग्रेजुएट हुआ 2016 अप्रैल में, बैचलर्स। मैंने फिर काफी सर्च किया कि कनाडा के यूएस जाऊं या कहाँ जाऊं। तो मुझे फिर ये समझ आया, एक तो यूएस से एक वो आपकी पहली मोहब्बत होती है ना, मेरा उस तरह का मामला था। तो मैंने कनाडा इसलिए सोचा कि एक तो वो यूएस के करीब है, मैं जब चाहूँ अपनी होम यूनिवर्सिटी और न्यूयॉर्क जा सकता हूँ, बिकॉज मुझे न्यूयॉर्क बहुत पसंद है। और कनाडा में एक अच्छी बात ये थी, जो प्राइमरीली अच्छी बात ये थी कि वहाँ वालिदैन जल्दी आ सकते हैं, सही। अमेरिका में उतना जल्दी नहीं आ सकते। सही। तो अप्रैल 2016 में भाई मैंने ग्रेजुएट हुआ हूँ मैं। मई में मैंने अप्लाई किया, 18 दिन में एडमिशन आ गया, वो नंबर्स अच्छे थे, कुछ अच्छी अच्छी एसओपी भी लिख ली थी, तो फॉरेन एडमिशन आ गया सितंबर 2016 में। मैं आ गया कनाडा। जब वो ऐसा होता है ना कि आपका गोल तो ये था कि आप आ जाएं और घर वाले यहाँ पर आ जाएं, जब वो गोल अचीव हो गया, तब ये वो वक्त था कि जब पाकिस्तान में टीएलपी का पहला धरना हो रहा था। सही। तो अब और मुझे आज भी याद है कि महाज शो करते थे दुनिया न्यूज पे, मैं उनका नाम भूल गया। वजाहत। वजाहत, वजाहत वजाहत सईद भाई। खान। तो वो बड़े जाके सवाल करते थे, कभी अच्छे सवाल करते थे, कभी बुरे सवाल करते थे। तो मैं दिल में सोचता था कि यार अगर ये वाला काम मैं किसी तरह कर सकूं ना तो बड़ी अच्छी बात है। करते कैसे है मुझे नहीं पता, पढ़ना क्या होता है बिल्कुल भी नहीं पता। मेरा ये अच्छा। हाल था कि यूएस जाने से पहले तक मुझे पता नहीं था कि लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटीज भी होती है। अच्छा। मुझे नहीं पता था कि लिबरल आर्ट्स कोई चीज भी होती है, सोशल साइंसेज भी कोई चीज होती है। मेरा ये नहीं कि घर का प्रेशर था, ये मेरी अपनी नाइवनेस थी। और इसमें मुझे नहीं लगता आपका कोई कसूर भी होगा कि अगर आपको नहीं पता, क्योंकि मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में रहते मुझे भी कोई खास अंदाजा नहीं था, बल्कि मैं यही सोचता हूँ। और आप जितनी भी बातें कह रहे हैं उससे मैं काफी हद तक रिलेट कर रहा हूँ कि अगर वो काउंसलिंग हुई होती या उस वक्त इतनी भी अवेयरनेस होती कि यार लिबरल आर्ट्स भी, ह्यूमैनिटीज, ये भी कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं और काफी इनके अंदर कंटेंट होता है समझने का, बहुत एक सीखने का मादा होता है इधर भी। तो अगर वो पता होता तो खैर मेरी भी शायद डायरेक्शन डिफरेंट होती, बट जी, कंटिन्यू। एक अच्छी बात फिर भी पंजाब में ये हो जाती है कि वहां पे लम्स है। हमारे हाँ जी। पास उस तरह का कोई बड़ा नाम है ही नहीं। हमारे पास बड़ा नाम एनईडी है, डाउ है, बहुत हुआ तो आईबीए है, वो भी एमबीए कराती थी उस जमाने में। तो आप रह रह कर इंजीनियरिंग, डॉक्टर और बिजनेस में रह जाते, राइट। तो सही। अब बाकी दो प्रोफेशंस क्यों नहीं सिलेक्ट किए, उनकी कुछ और वजूहत भी थी जो मैंने बताई, उसके अलावा उसे छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए। सही। तो फिर मैं जब कनाडा आ गया, मुझे सर ये काम अगर मैं किसी तरह कर सकूँ, अब तब तक नहीं पता करते कैसे, तो हम्म। बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर ना मैंने सोल सर्चिंग शुरू की, मैं किस तरह कर सकता हूँ। मैंने एक दिन अम्मी को बोला, अम्मी के ना मैं बस ये डिग्री छोड़ रहा हूँ, मेरा दिल नहीं करता ये इंजीनियरिंग करने का, मैं यूएस जा रहा हूँ मास्टर्स करने के लिए जर्नलिज्म में। तो अम्मी ने मुझे बोला, बेटा देखो 2 साल की डिग्री है, 1 साल पूरा हो गया है, 1 साल रह गया है, मुकम्मल कर लो फिर चले जाना। मतलब फाइनेंशियली तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई बहुत वेल ऑफ खानदान से नहीं हूँ, लेकिन बाइज्जत मामले चल जाते हैं। तो मैंने बोला पैसों का तो उस तरह मसला नहीं है कि तुम्हें घर की जिम्मेदारी उठानी है, तुम कर लेना। अम्मी को लगा शायद, अम्मी ने शायद वाकई ये कहा होगा, और दिल पे उन्होंने बोला बच्चा है, इसका दिमाग खराब हो गया है, अभी ऐसे ही भूत उतर जाएगा इसका। उन्होंने इसका भूत उतर जाएगा साल भर में। तो फिर डिग्री जैसे ही मुकम्मल हुई, मेरी डिग्री मास्टर्स की मुकम्मल हुई है भाई 2018 जुलाई में। और मैंने तब तक थोड़ी सर्चिंग की, मैंने कनाडा में अप्लाई किया, मैं वेटिंग लिस्ट में आ गया, एडमिशन नहीं हो सका। मुझे फिर किसी वजह से अगस्त से 1 साल के लिए पाकिस्तान जाना था। अच्छा। आईबीए ने तब नया नया जर्नलिज्म प्रोग्राम शुरू किया था, बिल्कुल नया, दूसरा बैच था या तीसरा बैच था। वो कोई इस तरह किस्मत से फिट बैठ गया कि
वो डेट्स बिल्कुल उसी तरह थी जितना वक्त मैंने पाकिस्तान में गुजारा था। सही। मैंने अप्लाई किया, खैर से टेस्ट में शायद थर्ड या सेकंड पोजीशन आई, तो हमने बस जर्नलिज्म कर लिया। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये कि एक दिन अचानक ये जो थॉट था कि यार मैं कर भी सकता हूँ, करते कैसे है नहीं पता, वो बैक ऑफ द माइंड हिम्मत भी नहीं हो रही, ये हिम्मत कैसे आई। मेरी जिंदगी ना, सारी जिंदगी अगर आप मुझसे आगे बात करें, तो वो बड़ी स्पॉन्टेनियस वक्त में हुई, मतलब स्पॉन्टेनियसली डिसीजन हुए। जैसे मैंने आपको बताया कि 2016 अप्रैल में ग्रेजुएट हुआ, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर में मैं कनाडा था, 4 महीने में ना मैंने आइल्स दिया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं इधर आ गया, सही। राइट। और वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ कनाडा में, जिसका मैंने कभी नाम भी नहीं सुना, ठीक है। तो एक दिन हम बैठे हुए थे सारे दोस्त आपस में, तो एक दोस्त को पता नहीं क्या हुआ, मुझे अब एग्जैक्टली मैं ट्रैक बैक नहीं कर पाता, उसने एक वीडियो निकाली और बोला कि यार ये देखो, ये जो वीडियो है ना, ये मैंने की थी, मैं कंपेयरिंग करता था और एंकरिंग करता था यूनिवर्सिटी में। तो अब ना मेरा दिल है कि यार मैं ना टोरंटो चला जाऊं और वहां पे या सप्लाई चेन मैनेजमेंट में मास्टर्स कर लूं, या मैं जर्नलिज्म में मास्टर्स करके पाकिस्तान चला जाऊं। वो उसने जुमला कहा, आई गई हो गई, उसको याद भी नहीं होगा, पता नहीं क्यों वो मेरे जहन में स्टिक कर गया जर्नलिज्म पे। वो ऐसा होता है सही। ना कि स्कैटर्ड थॉट्स होती हैं, और वो अचानक कोई मोमेंट होता है, किस्मत का स्टार्स अलाइन होते हैं, वो मेरे साथ हो गया बेशक। था। सही। तो बस फिर पाकिस्तान आया और मैंने जर्नलिज्म कर लिया, और लास्ट ईयर जर्नलिज्म में मास्टर्स किया। तो आप डिग्री की बात कर रहे थे, ये खैर से मेरी चौथी डिग्री थी। नाइस। माशाल्लाह। वेरी गुड। हाँ, अब देखें आपकी जैसे स्टोरी थी, यही यही चीजें हैं मेरे ख्याल, यही जो स्पॉन्टेनियस डिसीजन आपने लिए अपनी लाइफ में वो आपको यहाँ पे ले आए हैं। और यही चीजें हैं जिनसे काफी लोग डरते भी हैं। जब आप फियरलेस हो जाए मेरे ख्याल में, कि आप इतना शायद, क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं पर्सनली, तो मैं तो बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचता हूँ, और मैं सारी आगे एक रोड मैप बना लेता हूँ, अच्छा ये नहीं हुआ तो ये होगा, ये होगा तो ये, तो समटाइम्स आई थिंक इट्स बेटर जस्ट टू गो विद द गट फीलिंग, या जो भी मुझे आपके। इजाजत देंगे आप, मैं इसमें ना एक एक अगर मैं एक इंसान को या एक चीज को मेंशन ना करूं तो मैं ज्यादती करूं। प्लीज गो वो अहेड। है मेरी वो है मेरी वालदा। हम्म। ये देखिए, ये कि अ, जब मैंने कनाडा आना था ना, अभी मैं मुझे अभी भी याद है कि मैं वीजा जब मुझे इशू हुआ और मैं वहां से निकला, तो ये अगस्त की बात है, राइट, अगस्त का स्टार्ट, मिड अगस्त था, एंड में मैंने फ्लाई करके जाना था बिकॉज सितंबर में क्लासेस थी। राइट। तो अम्मी ने मुझे बोला, बेटा बाबा की ना तबीयत सही नहीं है, तुम रुक जाओ। मैंने कहा अम्मी मैं चला जाता हूँ, फिर हम मैनेज कर लेंगे। तो वो जो तबीयत खराब थी, वो फिर अल्टीमेटली कैंसर डायग्नोस हुआ। तो मैं पूरे एक साल तक यहाँ पे था, मैं फिर एक साल बाद घर गया था। वो एक साल में मेरे बाबा की 2-3 सर्जरीज हुई, काफी सारा मामला खराब हो गया, डॉक्टर्स ने कहा कि अब ज्यादा वक्त नहीं है इनके पास। ये पूरा साल मुझे मेरी वालदा ने भनक भी नहीं लगने दी कि घर में क्या हो रहा है। उन्होंने हर चीज खुद संभाली, पहली बात। फिर जब मैं घर गया, मैं एक साल बाद 1 महीने के लिए गया था, वो जब मुझे पता चला तो जाहिर है कौन सा बेटा फिर वापस आता बाप को छोड़ के। तो वो जाहिर। 1 महीने का वेकेशन साल का हो गया। फिर मुझे वापस आना था डिग्री मुकम्मल करने के लिए, अम्मी की इद्दत वगैरह खत्म करवा के जो जो मैं कर सकता था, मैं वापस आ गया। मैंने डिग्री खत्म की, फिर मैं घर वापस चला गया, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे साल भर दोबारा घर जाना था। हम्म। तो एक जगह तो वहां उन्होंने मेरा साथ दिया, मतलब मेरा साथ क्या दिया, एहसान किया मुझ पे मैं कहूँ, क्योंकि वो कह सकती थी ना, बेटा तुम्हारी जिम्मेदारी है, वापस आओ, क्या कर रहे हो। उन्होंने मुझे भनक तक नहीं लगी, पहली बात। दूसरी बात, जब मैंने मास्टर्स करके आ गया और मैंने अम्मा को बोला कि यार मैंने ना ये जर्नलिज्म कर, तो वो हक बजानिब हो थी या है, अगर वो कहती कि नहीं करना, मास्टर्स करके आए हो, तुम पे इतना इन्वेस्ट किया है, चुप करके काम करो, घर संभालो, वो कह सकती थी मुझे। उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा तुमने करना है कर। तो मैं पाकिस्तान में था, जर्नलिज्म वो हमारा ऐसा होता था कि सुबह 8 बजे हम जाते थे और रात को 8-9 बजे हमें बच जाते थे यूनिवर्सिटी में। बिकॉज मैंने आपको कहा ना, लाइफ स्टाइल है, आपको बहुत सारे काम करने होते हैं। तो मैं, जाहिर है मैं जॉब तो नहीं करता था, मैं अम्मी से पैसे लेता था महीने के। तो उन्होंने मुझे एक बार ये एहसास, गो के मुझे खुद ये एहसास था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे एक बार भी, ना अपने अल्फाज से, ना अपने जज्बात से, ना अपनी अपने अपने हरकत से ये एहसास होने दिया कि वो इसको अप्रूव नहीं कर रही, या वो खुश नहीं है, या वो चाहती हैं कि मैं घर संभालूं फाइनेंशियली। तो ये उनका एक ऐसा एहसान है मुझ पे,
गो के वो मेरे जर्नलिज्म को पसंद नहीं करती हैं, वो मुझे रोज मना करती है कि बेटा ये नहीं करो, तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, हजार चीजें, जिस तरह ज़ाहिर है केयरिंग माँ होती है। लेकिन ये वो एहसान है कि जिंदगी में मैं कहीं भी पहुंच जाऊं ना, या मैं कहीं भी ना पहुंचूं, तो ये जो फाउंडेशन उन्होंने मेरे लिए ले कर दी, मैं मर भी जाऊं तो मैं इसका एहसान नहीं चुका सकता। बेशक, बहुत स्ट्रेंथ होगी उनमें, जो उन्होंने आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगने दिया और सब कुछ खुद ही अकेले हैंडल किया होगा। तो मेरे यार ख्याल एक तो वो वर्किंग वुमेन है, फिर वो काफी ज्यादा एजुकेशन में अच्छी थी, उन्होंने हमेशा से ना बचपन से, वो असल में, मुझे माफ कीजिएगा मैंने आपकी बात काटी, वो असल में पार्टीशन के वक्त उनके फैमिली आई थी, तो उन्होंने ना शुरू से ही डिफिकल्ट टाइम्स देखे, शी वाज लाइक मे बी 12 13, तो उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। तो वो जो उनका वो जो बनअप हुई ना, वो शायद वो उनके बहुत काम आई, और इसलिए मैं ये चाहता था, जो मैंने आपको बताया, कि वो यहाँ आ सके और वालिद यहाँ आ सके, कि उन्होंने जिंदगी भर बहुत मेहनत की है अपने लिए, बच्चों के लिए, बचपन से। तो मैं ये चाहता था कि अब ये उनका वक्त है कि वो ना आराम करें, मतलब आराम वो पाकिस्तान में भी कर सकती हैं, रिटायर हो जाएं, हम काम करें और सब। लेकिन वो जो रोजमर्रा के मसाइल होते हैं ना, कि यार आज दूध लाना है, आज मोटर नहीं चल रही, आज ये हो गया, आज वो हो गया, टैक्स टैक्स डिपार्टमेंट से ये आ गया, जो बहुत सारे मसाइल होते हैं, मैं चाहता था कि वो उनसे भी दूर रहें, वो बस आराम से अपनी जिंदगी गुजारें, वो बोले बेटा ये चाहिए, मैं बोलूँ अल्लाह हाजिर, बस ये वाला मामला। दैट्स अ गुड थॉट। या डेफिनेटली, और वो डिजर्व भी करते हैं मेरे ख्याल इस स्टेज पे, ऐसे ही है, यहाँ पे। ऐसे ही। सही। चले, मेरे ख्याल लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन व्हिच आई हैव हैड फॉर सो लॉन्ग। मैं चाह रहा था कि आपसे मैं पूछूंगा, आपका ही वेट कर रहा था, व्हिच इज ऑन द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन पाकिस्तान जर्नलिज्म के अराउंड। और जी। और काफ़ी जर्नलिस्ट आपके किस्म के जो टॉपिक्स छेड़ते हैं, या आप जिस तरह के गेस्ट आप बुलाते हैं और उनसे जिस तरह के सवालात करते हैं, ज़्यादातर उस किस्म के जर्नलिस्ट, वजाहत भाई की भी आपने बात की, वो भी मेरे ख्याल इस वक्त यूएस में ही है। काफ़ी जर्नलिस्ट पाकिस्तान से बाहर ही रहना पसंद करते हैं, इसकी नहीं, क्या वजह है? वो काफी टोन डाउन भी हो गए थे अपने हाँ आखिरी जी, अय्याम में, जो वो शोज करते रहे, वो टोन बिल्कुल। डाउन। वो तो, हाँ जी, वो अंदाजा हो गया था। तो इस क्या वजह, तो खैर पता ही है सुनने वालों को, लेकिन मैं फिर भी आपसे सुनना चाहता हूँ कि क्यों है ऐसा। और एक और बीच में एक चीज और मैं ऐड करना चाहूँ, जो कि आम लोगों के लिए और मेरे ख्याल से काफी लोगों को भी ये सवाल होगा कि अच्छा, आपको खास तौर पे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाए, तो आपको कैसे पता लगेगा कि कोई जर्नलिस्ट, क्या पहली बात यह है कि एक अच्छे और बुरे जर्नलिस्ट में कोई डिस्टिंक्शन है, या फिर अगर है तो वो आपको कैसे पता लगेगा? क्योंकि जर्नलिस्ट हम तो देखते हैं ट्विटर पे भी बहुत सारे जर्नलिस्ट होते हैं, कोई भी किसी भी किस्म की सनसनी फैला के एक ट्वीट कर दे तो लोग उसको भी जर्नलिस्ट समझ बैठते हैं, समझते हैं उसने भी कोई सच या हक बात की है। जर्नलिस्ट आपको टीवी पे टॉक शोज पे भी मिलते हैं, जो फिर कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो फ्रीलांस काम करते हैं, आप भी हैं जैसे यूट्यूब पे हैं या कुछ लिखते हैं। अब इतने सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, आपको कैसे आप डिस्टिंक्शन कर सकते हैं क्या सच है क्या गलत है, या ये ओवर द टाइम बंदा खुद ही डेवलप करता है अपने शऊर के मुताबिक? तो इफ यू कैन जस्ट ये टॉक आपने अबाउट अच्छा सवाल किया, मैं आपको ये बताऊं, इसमें तीन चार जहतें हैं जो आपने सवाल किया। सबसे पहले इसमें आपने ये पूछा कि बहुत सारे सहाफी पाकिस्तान से बाहर क्यों रहना चाहते हैं। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ अपने ख्याल में, लेकिन आप मुझसे पूछे ना डीप डाउन, और ये मेरे घर वालों को पता है, सबको पता है, आई स्टिल विश, आई स्टिल प्लान, कि यार अल्टीमेटली ना मैंने सहाफत पाकिस्तान में करनी है। है उसकी इंशाल्लाह। वजह भी उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे सहाफी पाकिस्तान में काम क्यों नहीं करते, करते भी हैं सारे, बहुत बड़े नाम काम कर भी रहे हैं। देखिए, सबसे जो बुरी चीज होती है ना, जो सहाफत एक सहाफी के लिए, वो होती है सेंसरशिप। और जो उससे ज्यादा बुरी चीज होती है, वो होती है सेल्फ सेंसरशिप। इस वक्त पाकिस्तान में मजहबी तौर पे और सियासी तौर पे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, पिछले कोई 6 8 10 सालों में जब मैं था वहां पे, मैंने अपनी आंखों से देखा, वो जो ग्राउंड था ना कि आप बात कर सकते हैं, वो ऑलमोस्ट खत्म। आप जियो के प्रोग्राम्स पुराने निकाल के देखिए, जब गांधी साहब आया करते थे, आप वो डिबेट्स देखिए, क्या खुदा है, कयामत आएगी या नहीं, तलाक का कानून सही है या नहीं, हम ये डिबेट्स करते थे और सब करते थे। 50 मिनट एक शौरा आफाक शो था, अलिफ शौरा आफाक शो था। हाँ जी।
अब आप पाकिस्तान में इस टॉपिक का सिर्फ मुझे नाम लिखे दिखाएं। आप गांधी साहब और 1000 लोगों को, परवेज रुल्ते को तो जमा बाद में करेंगे, आप जरा इसका नाम तो लेना, फिर आपको पता चलेगा। पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे मौकों पे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उस तरह का रिबटल नहीं आता, लेकिन सोसाइटी और खास तौर पे जो जर्नलिज्म से वाबस्ता है वो इस तरह कंडीशन हो गए हैं कि उन्होंने सेल्फ सेंसरशिप शुरू कर दिया कि यार मैं ये बात ना करूं। तो आधी बातें तो शायद जो वो नहीं करते वो शायद वाकई प्रॉब्लमेटिक हों, उनकी जिनकी नजर में जो सेंसरशिप करते हैं, और हमारे मेरे ख्याल में वो एस्टेब्लिशमेंट। हम्म। आधी बातें वो खुद सेल्फ सेंसर कर देते हैं। तो ये जो ये जो मौका है ना, ये बहुत खतरनाक है कि आपने अपने ऊपर एक अजीब सा हद लगा ली है, जिसकी अब उसकी तो कोई हद नहीं है ना। आज आपको लगता है कि यार मैं 1 से लेकर 10 तक तो नहीं, 5 तक जा सकता हूँ, कल आप खुद ही उसे 4 कर लेंगे, 2 कर लेंगे, 3 कर लेंगे, 1 कर लेंगे, सहाफत खत्म हो जाएगी। हम्म। खत्म तो नहीं होगी, लेकिन उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। तो बहुत सारे सहाफी पाकिस्तान में इसलिए शायद नहीं रहना चाहते कि आप खुलकर उस तरह बात नहीं कर सकते। दूसरी बात मेरे भाई, आप रात को सोइए और आप सुबह अपने घर में भी नहीं मिलेंगे, और आप कहाँ चले गए किसी को पता नहीं चले। तो आप चाहे खुद कितने भी निडर हो, आपको अपने घर वालों की फिक्र होती है। मतीउल्लाह जान उठा लिए गए, अभी असद अली तूर के साथ क्या हुआ, हामिद मीर को गोली लगी, सलीम शहजाद साहब को गोद मार दिया गया। एग्जाम्पल्स हमारे सामने ही है ना, ऐसा कोई नई बात तो नहीं है। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात भैया, अब ना जो ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है ना, कि हमारी अवाम, जिसमें मैं सरे फहरिस्त हूँ, वो ऑब्जेक्टिविटी भूल गई है। वो जो पुलिस स्टेट और सिक्योरिटी स्टेट का नेरेटिव होता है ना, कि हम तुम्हारे मसीहा हैं, हम तुम्हें बचाएंगे, आईएसपीआर के गाने आते हैं, ड्रामे आते हैं, फिल्में आती हैं। फिल्में आती हैं, और वाहियात फिल्में आती हैं। बनानी है तो अच्छी मूवी बनाओ, वो क्या बनाया तुमने, राइट? तो अवाम इस तरह कंडीशन हो गई है कि अब ना, सच्ची बात है, कोई ऑब्जेक्टिविटी उस तरह सुनना भी नहीं चाहता। बहुत कम लोग रह गए हैं जो ये काम कर रहे हैं। अब जो आपका सवाल था, जो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग, और मैं सवाल को आप पर फ्लिप कर देता हूँ। आपने मुझसे पूछा अच्छा सहाफी और बुरा सहाफी क्या होता है। आपकी नजर में एक आम व्यूअर की हैसियत से आपका इसके बारे में क्या जवाब है, फिर मैं आपको अपनी राय देता वैसे तो मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ, लेकिन मेरे नज़दीक तो अच्छा सहाफ़ी वही होगा जो कि सारे पहलू और हर किस्म की एक एक हर पर्सपेक्टिव से एक चीज़ को असेस करे, जो भी इशू ऑन हैंड है। अ, अ, उसके अलावा इस तरह की लैंग्वेज में एंगेज ना करे या इस किस्म की टोन ना रखे कि वो एक एजेंडा बेस्ड आपको एलिमेंट नज़र आए उसकी रिपोर्टिंग में। तो जहाँ पे मैं वो सेंस करता हूँ, जो कि अक्सर ज़्यादातर सहाफ़ियों की बातों से मैं और उनकी रिपोर्टिंग से यही सेंस करता हूँ कि शायद वो एक एजेंडा या एक नैरेटिव है जिसको पुश फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं। और मेरे ख्याल वो आपको समझ आ ही जाती है, आप अगर आप में थोड़ी सी भी सेंस हो इन चीज़ों को समझने की, तो आप सेंस आउट कर सकते हैं कि क्या चीज़ एजेंडा ड्रिवन है और क्या चीज़ कोई बंदा एक सच और हक रिपोर्टिंग करना चाह रहा है। तो लेकिन कोई ऐसे मेरे पास कोई खास क्राइटेरिया नहीं है जिसके ऊपर मैं देखूं कि अच्छा ये बंदे को मैं आई कैन ट्रस्ट दिस हिज वर्ड और हर वर्ड, और जी इस बंदे को मैं नहीं ट्रस्ट कर सकता। तो हूँ। जब आपने कहा कि सारे पहलू सामने रखे, मुझे माफ कीजिएगा, मैं अपने टीचिंग मोड में आया हूँ, बस ये आखिरी सवाल है, फिर मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा। मैं चाह रहा हूँ कि आपके जवाब से एक आम इंसान अपनी राय भी दे सके, और एक आम इंसान सोचता किस तरह है वो मैं भी समझ सकूं। हम्म। जब आपने कहा कि सारे पहलू सामने रखे, तो अगर एक खातून का पाकिस्तान में रेप हो गया, राइट, तो और आप हैं, आप अखबार में रिपोर्टिंग करते हैं, आपके पास, आप समझ लीजिए कि 10 लाइंस हैं, तो क्या आप शुरू की 5 लाइंस या आखिर की 5 लाइंस जिसके साथ रेप हुआ है उसे देंगे? मतलब क्या आप इक्वली डिवाइड करेंगे जो रेपिस्ट है और जो रेप हुई है उनके दरमियान? नहीं, जाहिर है इस किस्म की सिचुएशन में जहाँ पे इस किस्म की स्टोरी रिपोर्ट की जा रही है, वहाँ पे ज़्यादातर फोकस तो मैं इसी चीज़ पे रखूँगा कि जो विक्टिम है उसके साथ क्या ज्यादती हुई है, और लाजमी मैं उस पे भी बात करूँगा जो कि रेपिस्ट है, उसने ये हरकत क्यों की, किस वजह से की, कब की, क्या उसके पीछे क्या उसके थॉट प्रोसेस था कि उसने जाके ये हरकत की, और क्या हमने क्या उसके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट की जहाँ पे उसने इतना सेफ फील किया या इतना
उसने कंफर्टेबल फ़ील किया कि वो इस तरह की हरकत कर सकता है विदाउट एनी कोई उसने ये नहीं सोचा कि भई मेरे साथ कॉन्सिक्वेंसेज़ क्या होंगे। तो लेकिन ऑब्वियसली ज़्यादा फ़ोकस तो आप उन्हीं की स्टोरी बयान करने में लगाएँगे, इस किस्म की थैंक स्टोरी में। थैंक यू। ये जर्नलिज्म में ना, ये जो सब कहते हैं ना कि सारे पहलू सामने रखे हैं और सब, ये बस उसके लिए एक एंटीडोट था कि आप अच्छा, हर तरह की स्टोरी में हर तरह के पहलू आप सामने नहीं लाते। सही। आपकी कोशिश होती है कि जो एग्रीव्ड पार्टी है ना, उनका मौकफ ज्यादा सामने। हुँ, सही है, क्योंकि ज़ाहिर है वो एग्रीव्ड है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि जर्नलिज्म होता क्या है। देखिए, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको डिग्री चाहिए, आपको इंजीनियर बनना है आपको डिग्री चाहिए, एचआर मैनेजमेंट की आपको जॉब मिल जाएगी या इस तरह की जॉब्स आपको मिल जाएंगी, बिजनेस मैनेजमेंट वगैरह, आपके एक्सपीरियंस से या ताल्लुकात से या किस तरह भी। लेकिन उसका उस तरह का इम्पैक्ट दुनिया पे नहीं है, राइट। जिन जिन चीजों का इम्पैक्ट होता है कि भाई मैं कोई बिल्डिंग बना दूं और गिर जाए तो उसके लिए मुझे डिग्री चाहिए। इस तरह का इम्पैक्ट कि मैं कोई इंजेक्शन लगा दूं और बंदा मर जाए, उसके लिए मुझे डिग्री चाहिए। कोई सर्टिफाइड बॉडी होनी चाहिए जो मुझे सर्टिफाई करे, हाँ भाई ये जो साहब है ये सही इंजेक्शन लगाते हुँ, हुँ, हैं। जर्नलिज्म एक ऐसा प्रोफेशन है कि जिसमें आप ये कैद लगा नहीं सकते। मैं आपको ये समझा, देखिए अगर मैं चीचावतनी में रहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, राइट, और मेरे पास जर्नलिज्म, सॉरी माफ कीजिए, चीचावतनी की एक खबर आई है और मैं कराची में रहता हूँ, मेरे पास कितनी भी अच्छी डिग्री हो जर्नलिज्म की, मैं कराची से बैठ के वो रिपोर्ट नहीं कर सकता। मुझे चीचावतनी में ऑन ग्राउंड एक बंदा चाहिए जिसके पास बेशक डिग्री क्या है, उसे जर्नलिज्म का जे भी ना पता हो, जो मुझे रिपोर्ट करके बता दे भाई ये चीज हुई ऐसे हुई, ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, राइट। तो ये इस जॉब का, इस प्रोफेशन का नेचर इस तरह का है कि इसके लिए कोई सर्टिफाइड बॉडी नहीं चाहिए। दूसरी बात, भाई मैंने एक चीज देखी, मैंने ये ज्यादती होते देखी, मैंने रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डाल दी, मैंने अखबार में लिख दिया, इस तरह का काम कर लिया, कोई मुझे इससे कैसे रोक सकता है? मेरी आजादी इजहार इजहार राय पे कैसे पाबंदी हो सकती है? इसलिए आजकल आप एक नई टर्म सुनते होंगे, सिटीजन जर्नलिज्म। तो जर्नलिज्म ऐसे कोई एक डब्बा नहीं है जिसमें आप लोगों को कैद कर सके। सही। हर कोई जर्नलिस्ट हो सकता है, और बहुत सारे डिग्री वाले जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट नहीं हो सकते, जो आप पाकिस्तान में और बहुत सारी जगहों पे दुनिया में देखते हैं। अब जो आपने मुझसे पूछा कि क्या उसूल होने चाहिए कि आपको लगे यार ये सहाफत कर रहा है ये नहीं कर, देखिए, सहाफी की जो मौत होती है ना, वो उस दिन हो जाती है जिस दिन वो खुद खबर बने। खुद खबर बनने से क्या मुराद है? मैंने एक गेस्ट को बुलाया, मैंने उसको सवाल थ्रो किया, उसने जवाब दे दिया, सही है, इंटरव्यू चल रहा। मैंने उसे बुलाया, मैं 10 मिनट इंट्रोडक्शन में खा गया कि मैं ये समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ। फिर उसने जवाब दिया, फिर उसके जवाब को, अच्छा आप ये सही कह रहे हैं, मैं इससे एग्री करता हूँ। आपसे किसी ने नहीं पूछा कि आप एग्री करते हैं या नहीं, ये आपका काम नहीं है। जिस तरह कामरान खान साहब ने अभी रिसेंटली इमरान खान का इंटरव्यू किया है, मतलब अगर मेरा जर्नलिज्म स्कूल हो तो मैं वो चला के दिखाऊंगा पूरा, कि देखो ये जो इन्होंने किया ना, ये जर्नलिज्म नहीं, नहीं है, हाँ। इसके अलावा सब करो। ठीक है, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात कि आप जितना अनबायस्ड रह सकते हैं ना, आपने कोशिश करनी होती है आप रहे। लेकिन ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं है कि हम अनबायस्ड रह सके। कैसे? बेशक आपको लगे नहीं भाई मैं बहुत अनबायस्ड हूँ, मैं बहुत तुर्रम खान हूँ, मैं बायसनेस नहीं करता, लेकिन जो आपका प्राइमरीली चॉइस ऑफ गेस्ट होता है ना, कि आपने किस मेहमान को बुलाना है, वो भी बायस होता है। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मैंने गांधी साहब का इंटरव्यू किया एलजीबीटी के मौजू पे कि इस्लाम क्या कहता है। कोई कह सकता है कि भाई मेरे सवाल शायद बायस नहीं थे, लेकिन चॉइस ऑफ गेस्ट तो मेरी बायस थी ना। मैं उनकी जगह किसी मुफ्ती मुनीब को बुला सकता था, मैं किसी बरेलवी आलिम को बुला सकता था, मैं किसी शिया आलिम को बुला सकता था। मैंने क्यों नहीं बुलाया? कि उनसे क्या बात होगी, मैं बोलूंगा ये जायज है या नहीं, वो मुझे हदीस सुनाएंगे और कुरान की आयत सुनाएंगे, बोलेंगे नहीं है जायज, बात। हुँ, ना उनसे फिलोसफिकली बात हो सकती है, ना उनमें इतनी शायद आमतौर पे हिम्मत होती है कि वो जिस तरह के सवाल मैंने किए थे वो उसको बर्दाश्त कर सके। तो मेरा बायसनेस तो सामने आ गया। सही। लेकिन चॉइस ऑफ गेस्ट में तो मैं थोड़ा सा बायस, उसकी वजह ये थी कि भाई बात हो सके, एजुकेशन हो सके, राइट। लेकिन मैं वहीं बैठ के मैं बोलूं कि नहीं आप ये किस तरह कह सकते हैं, ये इस्लाम में अलाउड नहीं है, ये फला इमाम बन रहा है, फला बन रहा है, इसको माने उसको माने। तो जिस दिन आपको लगे ना कि सहाफी खुद फोकस में आने की कोशिश कर रहा है उस खबर को छोड़ के, तो आप समझ जाइए कि ये बहुत सारी चीजें हो सकता है, ये सहाफी नहीं हो सकता। तो मैं सहाफत को इस तरह डिफाइन करता हूँ कि मैंने रिपोर्टिंग कर ली, मैंने सारी मेहनत कर ली, अब
सहाफी का रोल ये है कि मैं अगर नहीं हूं ना सीन पर, मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी, आप भी वो इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं, आप भी वो रिपोर्टिंग कर सकते हैं, बिकॉज वो मुद्दा, वो बात, वो सवाल, वो वाकया अहम है, चेहरा अहम नहीं है। इसलिए मेरी भी ये कोशिश होती है और हर अच्छे सहाफी की ये कोशिश होती है, आप देखेंगे कि जब भी वो सवाल करने के मनसब पे बैठते हैं वो अपनी राय नहीं देते, चाहे वो कितना भी एग्री या डिसएग्री करते हो, बिकॉज ये मेरे बारे में नहीं है, उस इंसान या उस मौजू के बारे में है जो सामने बैठा है। कभी मैं उधर मनसब पे बैठूंगा जैसे मैं आज बैठा हूं तो मैं आपको खुलकर अपनी राय दे रहा हूँ, वरना मैं कभी इस तरह की बात नहीं करता या कोई भी अच्छा सहाफी नहीं करता। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अच्छा सहाफी हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आपके सवाल का जवाब बस ये, अगर मैं उसे समअप कर सकूं, कि वो खुद खबर बनने की कोशिश नहीं करता, वो खुद लाइमलाइट में आने की कोशिश नहीं करता, और उसका उसका प्राइमरी फोकस ये होता है कि इस सवाल से सनसनी के बजाय कोई बात निकल सके, कोई एजुकेशन हो सके। अब मैं खादिम हुसैन रिजवी का अगर इंटरव्यू करूं फॉर एग्जांपल, अब तो खैर वो खुदा को प्यारे हो गए, और मैं पहला सवाल ही उनको करूं कि आप दहशतगर्द क्यों हैं, तो इसके बाद क्या बात होगी? राइट, मैं ये नहीं कह रहा कि वो है या उन्होंने ऐसा कुछ किया, उस पर डिबेट हो सकती, बट मैं पहला सवाल ही ये करूं तो उसके बाद कौन सी एजुकेशन और क्या रह गया? वो मुझसे लड़ेंगे, मैं उनसे लड़ूंगा, और मैं, वो मुझे बोलेंगे तुम जाओ, मैं बोलूंगा आप मेरे शो से उठ के जाएं, रेटिंग तो आ जाएगी, हम्म। आई बॉल्स भी बहुत सारी आ जाएंगी। मैंने आपका 1 घंटा जाया कर दिया, मैंने देखने वालों का 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 मिनट, 10 मिनट जाया कर दिए। और सिर्फ 5 मिनट, 10 10 मिनट जाया नहीं किए, चले अगर आप वक्त जाया करें तो उसका मैं बदल ले भी। आपने जो इम्प्रेशन उसके जहन में छोड़ दिया कि आपने बड़ों से या आपने सवाल करते हुए इतना बदतमीज या एग्रेसिव होना है, और वो जब इसका आउटपुट जिंदगी भर दिखाएगा तो उसके जिम्मेदार तो आप। तो ये जहां, इसकी कोई बॉडी नहीं है लेकिन ये बहुत जिम्मेदारी वाला काम। तो वहीं बस आप इसको एक एक मेरा ये मतलब एक ऐसे थंब रूल है कि आप उस सहाफी के सवाल देखिए कि क्या वो सवाल आपको इस तरह लग रहे हैं कि इसके जवाब में वो जो आगे बैठा है उससे जवाब निकलेगा, या फिर ही इज प्लेइंग हिज गेम, कि अच्छा भाई मैं आपको वो सवाल थ्रो कर रहा हूँ कि आप छक्का मारिए। और हम्म। दूसरा, कि वो सवाल में कितना सब्सटेंस है, वो कितना मुख्तसर है, कि मैं सही। अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा, सवाल है, जवाब दे दीजिए, हम आगे बढ़ जाएंगे। मुझे माफ कीजिएगा, मैंने इधर आपको बैठे बैठे जर्नलिज्म स्कूलिंग दे दी। नहीं, यही तो पर्पस है इस पॉडकास्ट का। यही तो जी, पर्पस है कि आपसे जो भी आए यहाँ पे आके कुछ ऐसे ही कहे जो जिससे कुछ सीखने को मिले। अच्छा, चलें यहीं से मूविंग फॉरवर्ड। जी, आपने जी, ये तो सम अप कर दिया कि किस तरह में आइडेंटिफाई कर सकते हैं या कुछ एक किसी हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन एक बेहतर सहाफ़ी है और कौन शायद ना हो। अ, अच्छा, अब एज़ अ प्रोफ़ेशन पूरा जर्नलिज़्म पाकिस्तान जैसे मुल्क के कॉन्टेक्स्ट में कितना रोल प्ले करेगा? अभी मैं तो करंट कॉन्टेक्स्ट में ही बात करूँगा कि अभी आपको क्या लगता है कि कितना इसका रोल है और कितना रूम, वैसे इतना रूम तो नहीं है, अभी हमने यही डिस्कस किया है कि वो कोई इम्पैक्ट ला सकें, बट एट द सेम टाइम अगर इम्पैक्ट बड़ा हम चाहते हैं तो वो इस चैनल के थ्रू भी आना ज़रूरी है। तो उस पे थोड़ा अगर आप बात कर सकें। अ, देखिए, आप दुनिया की तारीख पढ़ जाइए, तमाम दुनिया की तारीख पढ़ जाइए जितनी मैंने पढ़ी, किसी भी मुआशरे में सियासतदान तब्दीली नहीं लाते, जर्नैल तब्दीली नहीं लाते, वर्किंग क्लास तब्दीली नहीं लाती। मैं जहनी तब्दीली की बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिक तब्दीली तो ज़ाहिर है वर्किंग क्लास लाएगी, पॉलिटिकल तब्दीली सियासतदान लाएंगे। हुँ, जो उधर के उलमा होते हैं ना, और उलमा से मेरी मुराद सिर्फ मजहबी उलमा नहीं, वो लोग जो लिखते हैं, बात करते हैं, आवाम को समझाते हैं, और इसमें सहाफी भी शामिल, असल में जहनी तब्दीली ये लोग लेकर आते हैं। हमारे जैसे मुआशरों में, अगर आपको क्रिकेट का जरा कोई शगफ है, तो बहुत। आप ये सुनते होंगे ना किसी अच्छे बैट्समैन से कि यार मुश्किल बॉलर था, कंडीशन टफ थी, तो वहां मजा आ रहा था बिकॉज वहां टेक्निकली आपने खेलना था, वरना अच्छी विकेट पे तो हर कोई छक्के मार लेता है, राइट? तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में सहाफत करने में एक मजा ये आता है कि आपको से किनारे किनारे चलते बात भी करनी होती है और नहीं भी करनी होती। जैसे आपने शाहजेब खानजादा के वो दो मशहूर जमाना वो पीसेस देखे होंगे, जब उन्होंने कहा कि एक मुल्क था कि अ, उसको इंस्टॉल, एक सियासतदान को इंस्टॉल किया गया आर्मी की तरफ से, वो कहता था मैं ये करूंगा, करप्शन खत्म करूंगा, कुछ नहीं हुआ, ब्ला ब्ला ब्ला। और मैं बात कर रहा हूँ मिस्र की, राइट? सबको सही, पता है वो कहाँ इशारा कर रहा है, सही। सही है।
तो ऐसे मौकों पे इस तरह की मुझे काफी सारी प्रिंट स्टोरीज भी पता है। जैसे एक का मैं आपको हवाला दूं। एक पाकिस्तान का गांव है, मैं जानबूझकर उसका नाम नहीं ले रहा ताकि मैं नहीं चाहता कि लोग उस सहाफी तक पहुंचे या जो उसका मतलब था वहां तक पहुंचे। तो उधर ना फोर्स कन्वर्जन बड़ी होती है। कुछ लोग खुद भी कन्वर्ट करते होंगे बट फोर्स कन्वर्जन भी होती है। तो उधर का जो जो चौकी थी ना, जो वहां पर कैंट था, उसके आसपास बहुत ज्यादा जमीन थी कि जहाँ पे काश्तकारी हो सकती थी। तो एक तरह से जो वहां के कोर कमांडर या जो भी हेड थे वो जरा इसको प्रेफर करते होंगे, अच्छा भाई लोग मुसलमान हो रहे हैं, जैसे भी हो रहे हैं अच्छी बात हम्म। है। तो वो क्या करते थे कि जिन लोगों ने फोर्स कन्वर्जन की होती थी ना, जिनके खानदान में, उन्हें ये स्पेशल इजाजत मिलती थी कि आप बिल्कुल कैंट के साथ साथ, छावनी के साथ साथ काश्तकारी कर सकें। रही है। असल मकसद सहाफी का बताने का ये था, जिसने भी ये रिपोर्ट की, कि देखिए ये एक तरह से रियासत का एक हिस्सा सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। उसने स्टोरी किस तरह, फोर्स कन्वर्जन हो रही है, यहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, आगे बिटवीन द लाइंस लिख दिया। और ये इत्तेफाक की बात है कि जहां जहां हुई है ना, वो सारे छावनी के करीब काम करते हैं, और फिर वो आगे चला गया फोर्स कन्वर्जन। उसने बिटवीन द लाइन 1000 पेजेस के कॉलम में एक चीज लिखनी थी, वो उसने रिपोर्ट कर दी, राइट। देखने वाले देख भी गए, समझ वाले समझ भी गए। तो ऐसे ऐसे जगहों पे, ऐसे मौकों पे काम करने का फिर मजा भी आता है, बिकॉज आपने मतलब आपने इनोवेटिवली काम कर। जब सही। आपको हर चीज बोलने की इजाजत है तो फिर आप घर चले जाएं, कोई तीसरा बोल देगा, चौथा बोल देगा, आपके स्किल्स कहाँ टेस्ट हुई। और एक बात ना, जो हम जैसे लोगों ने क्लीशे बना दिया है कि पाकिस्तान में बिल्कुल इजाजत नहीं है, जो मैंने शुरू में भी आपसे कहा, इतना बुरा हाल भी नहीं है, बहुत बुरा हाल है। लेकिन जरा खित्ते को देखिए, अफगानिस्तान आपके सामने है। इंडिया में आप मोदी जी को, मतलब ऑलमोस्ट उन्होंने, उनकी मीडिया ने मोदी जी को खुदा बना दिया। टर्की में आप देख लीजिए, आप कोई बात नहीं कर सकते। पूरी मुसलमान उम्मत आपके सामने है, सऊदी अरब और तमाम लोग। तो हमारे पास फिर भी काफी स्पेस है। लेकिन जो चीज हमें मार देती है ना, वो सेल्फ सेंसरशिप है, जो मैंने आपसे पहले अर्ज किया, कि हम डरते डरते इतना डर गए हैं कि बहुत सारी वो बातें जो हम कर सकते हैं वो हम खुद नहीं कर रहे। ये ज्यादा खतरनाक बात। ये तो प्रोफेशन को किल करने वाली बात है, जैसे आपने जी, पहले भी मेंशन किया। प्रोफेशन तो किल होगा होगा, लेकिन ऐसा होता है ना कि मतलब जो आम आवाम देखेगी ही नहीं, तो वो उनमें एप्टीट्यूड ही खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद फिर एक दिन अचानक, जब खुदा करे, वो जैसे हम कहते हैं ना यूटोपिया में, एक दिन सूरज उगेगा और हम देखेंगे। तो जिस दिन वो देखने वाला दिन आएगा, उस दिन लोग ही रेडी नहीं होंगे। तो मैं बोलूंगा मैं आर्मी चीफ सिटिंग के खिलाफ खबर कर रहा हूँ, लोग बोलेंगे अच्छा सही है जाओ। तो ऐसा हो जाएगा। वो तो अभी भी खत्म हो गया एप्टीट्यूड, और यही तो अफसोस की बात है। और भाई बड़े डिजाइन के साथ ही खत्म किया गया है ये हाँ। चीजें, ना ना इतनी जल्दी खत्म होती है। हम आईबीए में हुआ करते थे, जब जहां से मैंने मास्टर्स किया। एक भाई, एक दोस्त थे मेरे, उनका मैं जुमला नहीं भूलता। तो हमने जब स्टाफ सहाफत स्टार्ट की, तो भैया हम हमारे अंदर जोश था, अच्छा मैं तो ये भी उखाड़ दूंगा, मैं तो वो भी उखाड़ दूंगा। तो टीचर्स ने तो हमें समझाया, बेटा देखो सहाफी ना एक्टिविस्ट नहीं हो सकते, या सहाफत कर लो या एक्टिविज्म कर। पहली बात। फिर हम ये डिबेट करते थे कि यार ये जो मशीनरी है पूरी रियासत की, ये जिस तरह आपने ये मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है और ये 1000 चीजें इंडोक्ट्रिनेट कर रही है, आप इसका मुकाबला कर नहीं सकते। वो रियासत का सबसे बड़ा सुतून, पूरे निजाम के साथ गाने, फिल्में, एटीट्यूड, हम आपको बचा रहे हैं, आप सिक्योरिटी स्टेट हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। आप इसका मुकाबला कर नहीं सकते। लेकिन बहुत सारे लोग कर रहे हैं, कुछ लोग बाहर रहकर कर रहे हैं, कुछ लोग अंदर रहकर कर रहे हैं, कुछ लोग मेरी तरह मजबूर हैं, अपने अपने बहुत सारी चीजों की वजह से, जो फिलहाल नहीं जाना जा सकते। लेकिन जिनका प्लान है कि बेशक गोली मारनी है मार दो, मैं वापस जाके अपने मुल्क में सहाफत करूँ। हम्म। ये आपने जो इंडोक्ट्रिनेशन वाली बात की, आज मेरी नज़र से एक क्लिप गुजरी है, पता नहीं कोई ड्रामा है या कोई फिल्म है। उसका क्लिप था जहाँ पे कुबरा खान थी एक्ट्रेस, और सबा हमीद थी साथ, उनकी वालदा बनी हुई थी, जिसमें वो उनके हम्म। साथ बहस ये कह रही हैं कि मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है। और जबकि और उनकी जो वालदा है वो उन्हें कह रही हैं कि तुम हमारे साथ लॉ का प्रोफेशन ज्वाइन करो, और तुम्हें तो हम सिफारिश या इस तरीके से तुम एक दिन जज बनी होगी। वो कह रही है जज बन के मैं क्या करूंगी, मैं तो सिर्फ हथौड़े मारूंगी, मैं एक आर्मी का प्रोफेशन अगर ज्वाइन करूंगी तो उसमें कोई इम्पैक्ट ला सकूंगी या कोई मानी खेज। और
उस ड्रामे के थ्रू जिस तरह लोग देखते हैं वो तो यही अखज़ करेंगे कि अगर कोई एक मीनिंगफुल प्रोफ़ेशन है पाकिस्तान में, तो वो है कि आप फ़ौज जॉइन कर लें और जस्टिस सिस्टम में जाके क्या करना है, क्योंकि जस्टिस तो वैसे ही नहीं मिलती और वो भी आपका आपने तो सिर्फ़ हथौड़े ही मारने हैं। अब मेरे ख़्याल अगर इतना आप अ, इतनी सफ़ाई से अगर आप इस तरह अपना नैरेटिव फैला रहे हैं, तो यानी ये तो मेरे ख़्याल हम लोगों ने ख़ैर हम मैं तो अब ये चीज़ें देखना या सोचना या समझना शुरू हुआ हूँ। लेकिन चले हमारी पिछली जनरेशन के जो लोग थे उन लोगों ने तो शायद ना सोचा होगा कि 10 साल पहले या 20 साल पहले, हालाँकि ये नहीं कि हम हमेशा से ही बड़ा हमारे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या स्पीच रहा है। लेकिन फिर भी इस पॉइंट पे जहाँ पे हम अब पहुँच गए हैं, डू यू हैव एनी होप लेफ्ट? ऑब्वियसली यू वुड, वरना आपका प्रोफ़ेशन ही यार ऐसा है। मैं सच बताऊं आपको, मैं ना इसके आपको ये जवाब दे सकता हूँ कि होप तो हमेशा रहता है, जो बहुत सारे लोग देंगे भी। हुँ, या कुछ लोग अपने उम्र के आखिरी अय्याम में, जैसे हसन निसार साहब हैं, वो कहते हैं यार कोई होप नहीं। हुँ, देखिए, मैं होप या होप के ना होने की तब बात करूँ ना जब मैं यूटोपिया में जी रहा हूँ कि यार ये दुनिया चलती रहेगी, हुँ, या मैंने दुनिया की तारीख ना पढ़ी हो, या मुझे लगता हो कि इंसान कोई 6 दिन पहले पैदा हुआ है और ये अभी खराबी है, मैं सही कर लूंगा। अब पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन पड़ जाएगी, पूरी पड़ जाएगी। दुनिया में हमेशा मसाइल रहे हैं, कब नहीं रहे, हर तरह के थे, अलग अलग थे। अब कम से कम ये एक फायदा है कि जो आप बात करते हैं वो नोटिस होती है। पहले बहुत सारे लोग आए मर गए, हबीब जालिब किसे याद है आज, लेकिन वो अपने जमाने में किस तरह की शायरी करते, राइट? तो इसलिए आजकल के जमाने में वो बातें नोटिस हो जाती। पहली बात। दूसरी बात भैया, दुनिया यूटोपिया नहीं है। एक दिन ऐसा नहीं आएगा कि दुनिया में हर चीज अच्छी हो जाएगी, एक दिन ऐसा नहीं आएगा कि दुनिया में अमन हो जाएगा, एक दिन ऐसा नहीं आएगा कि आप हर बात खुलकर कर सकते हैं, एक दिन ऐसा नहीं आएगा कि तमाम ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन नहीं होगी। कभी नहीं आएगा, आ नहीं सकता, दुनिया का स्ट्रक्चर ये नहीं। दुनिया है ही ऐसी कि यहाँ पे कोई ना कोई इम्तिहान, कोई ना कोई मुश्किल चलती रही। तो बस ये बात है कि जो लोग ये समझते हैं कि आवाजें दबाकर अवाम को उनका हक ना देकर बेहतरी आ सकती है, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। जो इसका अलग सोचते हैं वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। एंड में देखिए कौन कामयाब होता है। हो सकता है दोनों ही ना हो, इसी तरह स्टेटस को चलता रहे। मुझे पता है कोई मतलब हौसला अफजा जवाब नहीं है, लेकिन अब दुनिया की तारीख पड़ जाइए, दुनिया हमेशा स्ट्रगल में रही है। मुझे एक पीरियड आप बताइए ना कि जब आपको लगे कि पूरी दुनिया बिल्कुल अमन चैन में थी, या जिनको आज हम अच्छे ममालिक समझते हैं। 10 साल पहले तक हमें लगता था अमेरिका खुदा है, यूके में सब अच्छा है। अभी हमने ब्रेग्जिट देखा है कुछ दिन पहले, अभी हमने थोड़े दिनों पहले बोरिस जॉनसन को देखा है, अभी 10 दिन पहले हमने डोनाल्ड ट्रंप देखा है। और जिन्हें लगता था कि सऊदी अरब में तो कभी कुछ बेहतर नहीं हो सकता, वहां पे अभी मोहम्मद बिन सलमान आ गए हैं। गो के वो काफी ब्रूटल है, सियासी तौर पे बात हो सकती है, लेकिन वो चेंजेस ला रहे हैं, राइट? जहां हमें लगता था कि अभी 10 साल, कुछ साल पहले तक अतातुर्क के जमाने में किस तरह की सेक्युलर हो गया है, अब देखिए कहाँ गया उसका हुँ, सेक्युलरिज्म। तो दुनिया कांस्टेंट चेंज, कांस्टेंट ट्रबल, कांस्टेंट चैलेंज में ही रहती है, हमेशा से ऐसी रही है। कल को इस दुनिया का निजाम एक दिन तब्दील हो जाए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसलिए होप होना है और ना होना मुझे समझ नहीं आता। दुनिया है ही ऐसी, या तो यूटोपिया होना, या तो एक दिन वो आएगा, एक दिन आएगा, हम देखेंगे। हुँ। मेरे ख्याल में वो दिन ना कभी आया था ना आएगा। लेकिन अगर उस दिन को लाने की अगर हम उसमें कोशिश में रहें या अगर हम इस होप में ही रहें, तो मेरे ख्याल दैट इज़ व्हाट कीप्स अस गोइंग एंड कीप्स अस अलाइव। बट इट ऑल्सो किल्स द थॉट टू स्ट्रगल कि यार एक दिन तो वो दिन आ जाएगा, राइट? मेरा ये ख्याल है, मेरा ये ख्याल है कि जब ये दुनिया कांस्टेंट स्ट्रगल है, तो इट गिव्स यू अ पॉइंट कि मैंने भी कांस्टेंट स्ट्रगल करते रहना। अगर मुझे लगता है कि आजादी नहीं है, तो मेरा कांस्टेंट स्ट्रगल ये है कि मैं आजादी लाने की कोशिश करूं, राइट? एग्ज़ैक्टली या अगर अगर मुझे ये लगता है कि ह्यूमन राइट्स पे बात नहीं हो रही, तो मेरा कांस्टेंट स्ट्रगल ये है कि मैं उस पर बात करने की कोशिश करूं। अगर लॉ में, जैसे आपने अभी मिसाल भी दी और आपने जो दो नाम लिए, मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता वो कौन है, मैं ड्रामे वगैरह अच्छा। नहीं देखता, मैं ड्रामे वगैरह नहीं देखता। तो जिन्हें जो लॉ में जाएंगे, तो उनका भी कांस्टेंट स्ट्रगल यही है
कि एक दिन एक दिन नहीं, माफ कीजिएगा, कि अपने केस में, इस केस में जो केस मेरे पास है, मैंने इस पे इंसाफ करना है। ये स्ट्रगल मेरा है, ये मेरा चैलेंज है, मैंने ये पूरा करना है। आप इस आर्ग्यूमेंट पे दोनों जगह फ्लिप कर सकते हैं, क्योंकि किसी को ये बहुत ज्यादा मोटिवेशन देगा, किसी को डिमोटिवेट कर देगा। लेकिन मैं आपको अपना थॉट बता रहा हूँ, जितनी मैं दुनिया को समझ सका हूँ, कि ये दुनिया चैलेंज है, ये स्ट्रगल है। दुनिया खुद भी स्ट्रगल करती रहती है, आपने भी आखिर में स्ट्रगल करना है। मुझे आप बताइए ना, एक इंसान मुझे ऐसा बताइए जो मरते हुए बोला, जिसने बोला हो कि मैं मुतमईन दुनिया से जा रहा हूँ। मुझे एक इंसान बताइए। हुँ। नहीं है शायद, कम से कम पब्लिक लाइफ में तो मैंने किसी को नहीं। जिन जिनको हम बहुत बड़ा समझते हैं, स्टीव स्टीव जॉब्स अभी मरे ना हमारे सामने, उनकी स्पीचेस मौजूद है आखिर में कि वो क्या समझते थे और क्या सोचते थे। अब सोचें, स्टीव जॉब्स जो एप्पल का मालिक है, जिसके पास इतना पैसा है कि मैं शायद उसके जीरो भी काउंट नहीं कर सकता, मतलब अगर कोई मुझे ब्लैंक चेक भी दे तो मेरी गरीब सोच उस पैसों तक जाएगी नहीं, मैं थोड़े से पैसे लिख के बोलूंगा अच्छा ये मुझे दे दो। उसका भी मरते हुए क्या हाल था। तो ये जो यूटोपिया का थॉट हमारे अंदर है ना, ये जहां मोटिवेशन पैदा करता है, आप सही कह रहे हैं, वहां बहुत सारे मसाइल भी पैदा करता सही। अच्छा, आप पहले जो बात कर रहे थे वहीं से मुझे एक पॉइंट आया था, जो आपने कहा था कुछ लोग इस तरफ बात कर रहे हैं, कुछ उस तरफ बात कर रहे हैं। अच्छा, आप जो बातें करते हैं, जो आपका भी एज़ अ सहाफ़ी मकसद यही है कि लोगों को एजुकेट किया जाए, या जो आप जिन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, आप यही चाहते होंगे कि जो लोग नहीं सुनते वो भी सुनें, ताकि वो भी समझने की कोशिश करें कि भाई देखो, दुनिया में एक ही व्यू पॉइंट नहीं है, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं। आपका तो शो भी व्यू पॉइंट है। तो अच्छा, तो मैं ये आपसे सुनना चाहता हूँ कि आपको आपको लगता है कि आपकी बात उन लोगों तक जाती है जिनको वाक़ई सुननी चाहिए, या आपकी बात वो लोग सुनते हैं जो आपको सुनना चाहते हैं? क्योंकि ख़ास तौर पे अभी टेक्नोलॉजी के दौर में अगर मैं यूट्यूब लगाता हूँ तो मुझे पहले 2-3 चैनल्स या मुझे पहली 2-3 वीडियोज़ वो ही नज़र आएँगे जो जिनकी मैं देखता रहता हूँ या जिनकी मैं देखना चाहता हूँ। और मैं जितना भी चाहूँ स्क्रॉल करके या सर्च करके कोई और देखना, मैं वहीं स्टक हो जाऊँगा और मैं वही देखूँगा, मैं वही क्लिक कर दूँगा, मैं बाहर से इधर ही क्लिक कर दूँगा, क्योंकि मैं वहीं पे मुझे होगा कि अच्छा नहीं, मुझे यही वीडियो देखनी है अभी। तो आपको लगता है कि आपकी बात वहाँ तक पहुँचती है, या आपने कभी कोशिश की ये ढूँढने की कि कितना असर हो रहा है आपकी बात का? और अगर नहीं हो रहा या उन लोगों तक नहीं पहुँच रही है तो व्हाट कैन यू डू? या आपने सोचा इस बारे में? है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये ना कुछ दिन पहले मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, कामरान फरीद उनका नाम है। हम यूनिवर्सिटी में बैचलर्स में साथ हुआ करते थे। हम जब बैचलर्स में थे ना, तो उनकी और मेरी बड़ी सियासी इंटेलेक्चुअल किस्म की डिस्कशन होती थी, आज भी होती है। लाइक आज भी ये मामला है कि मुझे कोई इशू होता है, मैं मैसेज करता हूँ यार कामरान जरा ये मुझे बताना, या उसे होता है तो वो मुझे कर देता है। हमारे इस तरह का ताल्लुक है। वो मुझे रिसेंटली कह रहे थे कि यार तुम्हें ना इसको ना बड़ा करना चाहिए, कुछ मतलब ऐसे छोटे छोटे क्लिप्स जारी करो कि थोड़ी हुँ, सनसनी फैले, लोग आए और फिर उनसे उतनी बात ताकि तुम्हारी बात पहुंच सके। तो मैंने उनसे ये अर्ज की कि देखिए, वो जैसे अंग्रेजी में कहता है ना कि समटाइम्स पीपल लूज, दे आर लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार पीपल आर लॉस्ट इन द रिजल्ट, पीपल आर लॉस्ट इन द आउटकम, पीपल आर लॉस्ट इन व्हाट वुड हैपन, राइट? दे डू नॉट दे डू नॉट अप्रिशिएट, फोकस और गैदर द प्रोसेस। मैं आपको इसको खोल देता हूँ आपके ख्याल, आपके आपके लिए। देखिए, एक साफी की हैसियत से मेरा काम सवाल उठा, सही है। उस सवाल का नतीजा क्या निकलेगा, मैं उसको कुछ हद तक तो हमें कुछ रखना होता है कि भाई कोई ह्यूमन राइट्स वायोलेशन ना हो जाए आपके सवाल के जरिए, उस या उस जवाब के जरिए नफरत ना फैले, कुछ कुछ बहुत बॉर्डर लाइन चीजें होती हैं। बट उसके नतीजे में जवाब क्या निकलेगा, या लोग सुन के क्या समझेंगे, ये मेरा काम है, राइट? अगर मैं अपने हर इंटरव्यू के शुरू में ये सोच के बैठ जाऊं कि इससे मैंने ये आज अवाम को ये एजुकेट करना है, तो मैं ऑब्जेक्टिविटी सारी भूल जाऊंगा और मैं उस नतीजे के पीछे भागता रहूंगा। जबकि मेरा ये ख्याल है कि अगर आप प्रोसेस को सही तरह करें तो नतीजे खुद निकल आते हैं। इसकी एग्जाम्पल आप इस तरह समझिए कि अगर, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियर हूं तो एक तरह से तो उसकी एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि अगर जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, जो हेड कर रहा है, वो सोचे कामयाब होना है, कामयाब होना है, कामयाब होना है, और सबको ये पट्टी पढ़ाता रहे, तो वो शायद बहुत जगह पे काम ना कर सके, उसका अकल काम ना करे, वो लोगों को इंटेंस प्रेशर में भी मुब्तला कर दे। फ्लिप साइड पे एक डायरेक्टर हर किसी को उसका काम दे दे और उन पे चेक रखिए कि काम वक्त पे हो रहा है या नहीं।
तो उसका रिजल्ट बिलाखिर खुद ही निकल आए। राइट, आप मेरी बात समझ सक रहे हैं? तो व्हाई शुड आई फोकस ऑन द रिजल्ट इटसेल्फ एंड नॉट ऑन द प्रोसेस? राइट। क्योंकि मैं प्रोसेस पे फोकस करूंगा तो रिजल्ट खुद ब खुद निकल आएगा। सही। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है, मुझे माफ कीजिएगा, मैं अपने चेन ऑफ थॉट में आपका सवाल ही भूल गया, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे बताइए और मैं फिर कनेक्ट करता हूँ उससे। मैं पूछना ये चाह रहा था कि जिस तरह अभी मैं आप जो प्रोसेस की बात कर रहे हैं, बेसिकली मेरा सवाल यही है कि क्या आपको लगता है कि प्रोसेस कुछ इस किस्म का चेंज हो गया है विद द टेक्नोलॉजी ठीक है, और मुझे अब आपका सवाल जो याद आ गया, सोर्सेज हैं? कौन हाँ, देखता है कौन नहीं, ठीक है। एग्जैक्टली, या ठीक है, पहली बात तो ये हो गई कि वो मेरा काम नहीं है कौन देखता है कौन हम्म। नहीं। पहली बात। दूसरी बात भैया, मुझे इस तरह का कोई जोम नहीं है कि मैं एक दिन उठूंगा और मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे, बिकॉज लोग इस तरह की बातें नहीं सुनते। मिलियन सब्सक्राइबर्स होते हैं व्लॉगर्स की, रोस्टर्स के आज के दौर में, राइट? आप, मेरे ख्याल में तलत हुसैन पाकिस्तान के अच्छे सहाफी हैं, उनके शायद 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। मेरे ख्याल में नजम सेठी अच्छे सहाफी हैं, उनके सब्सक्राइबर्स देख लीजिए। इसी जगह फ्लिप कर लीजिए, मेरे ख्याल में साबिर शाकिर अच्छा काम नहीं, अच्छी सहाफत नहीं करते। मेरे ख्याल में सिद्दीक जान अच्छी सहाफत नहीं करते। मेरे ख्याल में समी इब्राहिम अच्छी सहाफत नहीं करते, उनके सब्सक्राइबर्स देख लीजिए। क्योंकि वो तमाशा लगाते हैं तो वहाँ लोग बहुत होंगे, मेरा ये ख्याल। तो मुझे इस तरह का कोई जोम नहीं है कि एक दिन मैं उठूंगा तो इतने सारे लोग देख रहे होंगे, पहली बात। दूसरी बात मेरे भाई, क्योंकि मैं प्रोसेस पे फोकस कर रहा हूँ, तो मुझे ये लगता है, और मुझे इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे दोस्तों ने राब्ता किया है, खास तौर पे परवेज हुद भाई के इंटरव्यू के बाद, कि यार मैं ना इन्हें बड़ा लिबरल और खराब और ये फला फला समझता था, लेकिन इंटरव्यू के बाद मेरी राय चेंज हुई। अच्छा, मैं गांधी साहब को बहुत लिबरल समझता था, एलजीबीटी के बाद मेरी जरा राय चेंज हुई। मैं हारिस सुल्तान या गालिब कमाल को समझता था कि सारा दिन खुदा को बैठ के गालियां देते होंगे, लेकिन हमारे तरीके के इंसान है, मेरी राय चेंज हुई। मेरा जो पूरा मकसद है ना, मकसद भी शायद भारी लफ्ज है, जो मेरी कोशिश है वो ये है कि सबको सिर्फ ये बताया जा सके कि सवाल उठ सकते हैं, हम्म। उनमें कोई बुराई नहीं है। आप हर किसी से हर तरह का सवाल कर सकते हैं, पहली बात। और आप में ये हौसला होना चाहिए कि आप हर किसी का जवाब सुने। और जो आपने कहा कि क्या एक ही तरह के लोग मुझे देखते हैं, तो भाई जब किसी को लगता है कि मैं मजहबी हूँ और वो गांधी साहब का इंटरव्यू देखते हैं, तो जब मैं गालिब कमाल का करता हूँ तो वो चले जाते हैं कि अच्छा यार ये मजहबी नहीं। जब मैं गालिब कमाल का इंटरव्यू करता हूँ या हारिस सुल्तान का करता हूँ और किसी ने मेरी वो पहली वीडियो देखी होती है, तो उसे लगता है कि शायद मैं एथिस्ट हूँ। और फिर जब वो अभी आगे टीएलपी से हमारे पास कुछ साहब आ रहे हैं, हसन इलियास ने चंद दिन पहले वक्त दिया, शुजाउद्दीन शेख हमारे पास आ रहे हैं, तो उसे लगता है कि यार ये एथिस्ट नहीं है, वो छोड़ के चला जाए। अल्टीमेटली शायद वही लोग रह जाएंगे जो समझते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। और मुझे चाहिए भी, अगर मुझे सब्सक्राइबर्स या उसकी कोई चाह नहीं है, लेकिन मुझे व्यूवर्स भी वही चाहिए जिन्हें पता हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि वो सस्टेनेबल हो। मैं आज तमाशा लगा लूं किसी नाम पर, और कल को मैं कितनी देर वो तमाशा कंटिन्यू कर लूंगा, और कल को जब वो तमाशा ना लगा सकूं तो वो चले जाएंगे। तो हम्म। फसली बटेरे नहीं चाहिए। पर आप ये तो जरूर चाहेंगे कि आपका जो भी आप कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, तो वो जितना उसकी रीच वाइड हो उतनी बेहतर है। यार मैंने नॉट फॉर आपको द बताया, पर्पस ऑफ सब्सक्राइबर्स ऑब्वियसली, बट जस्ट कि जी आपकी बात ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ना कि मैं यूटोपिया में जिंदा नहीं रहता, हम्म। मुझसे पहले बहुत सारे लोग ऐसे काम करके। मैंने आपको तलत हुसैन की एग्जांपल दी, मैंने हम्म। आपको नजम सेठी की एग्जांपल दी, मैंने शाहजेब खानजादा की एग्जांपल आज के दौर हम्म। में ले लीजिए। हबीब जालिब के बारे में मैंने आपको बताया। मैं हम्म। मंडल साहब पे इंटरव्यू कर सका हूँ। हम्म। इन लोगों को कितने लोगों ने जाना था, इन लोगों की बात में कितना इम्पैक्ट हुआ था। तो जब इतने बड़े लोगों की बात हर किसी के कानों तक नहीं पहुंच सकी, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो इस तरह के मैं यूटोपिया में नहीं जीता। और मैंने आपको कहा ना, कांस्टेंट स्ट्रगल है, कांस्टेंट चैलेंज है। मैं तो ये तब बोलूँ ना कि सब तक मेरी बात पहुंच जाए जब मैं उस यूटोपिया में हूँ कि एक दिन आएगा सबको लगेगा कि सवाल उठाए हम्म। जा सकते हैं। वो नहीं हो रहा, वो दुनिया में होगा ही नहीं। तो फिर मैं क्यों इस अजीब से फसाड में मुब्तला रहूं और मैं नंबर्स देखूं कि ये हो रहा है वो नहीं हो रहा। जाहिर है इंसान की कोशिश होती है, ये बहुत बहुत ह्यूमनली है कि मेरा दिल करता है कि मैं एक दिन सुबह उठूं तो भाई मेरे सब्सक्राइबर्स जरा बढ़े हुए हैं, हम्म। कोई कमेंट्स आए हुए हैं, लोग काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं या कम से कम देख रहे हैं। ये ह्यूमनली मेरी ख्वाहिश है, कोशिश है, ख्वाब है, दिल करता है सब कुछ। लेकिन जब मैं उसको प्रोफेशनली देखता हूँ, तो मैंने आपको बताया कि उस तरह के यूटोपिया में मैं जिंदा नहीं रहता। सही।
ठीक है। अच्छा चलें, अब ज़रा हम स्विच करते हैं थोड़ा मूड, और अब मैं आप आना चाहूँगा आपके दूसरे शौक पर। शायद वो आपका पहला शौक हो, ये मुझे नहीं पता, ये आप बेहतर बता सकते हैं। हम बात कर रहे हैं रेख्ता की, हम बात कर मुझे रहे हैं अंदाजा हुआ उर्दू आपके की, सवाल से। और हम आपके शौक की बात कर रहे हैं क्योंकि अच्छा, और इस पे भी कुछ सवालात नहीं, वैसे ही मैं आपके आइडियाज़ जानना चाहूँगा कि यही कि आपको ये शौक कब आया? आपने ये शौक कैसे फ़ॉलो किया? कैसे, हाउ आर यू कीपिंग अप विद दिस शौक? क्योंकि उर्दू का मुझे भी, जब ओ लेवल्स में उर्दू पढ़ी थी और अलीगढ़ उर्दू अदब की किताब पढ़ी थी और अफ़साने पढ़े थे और ग़ज़लें और नज़्में और उनकी तशरीह की थी, और जब मिरातुल उरूज़ पहला उर्दू का नॉवल पढ़ा था, तो मुझे भी बड़ा शौक चढ़ा था उर्दू का। और लेकिन वो वक़्त के साथ डाई डाउन कर गया और मैं कीप अप नहीं कर पाया, और टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना कोई ज़्यादा कंटेंट मिला भी नहीं, क्योंकि हम, लेट्स बी ऑनेस्ट, हम इस जनरेशन से हैं, एक सोशल मीडिया जनरेशन से हैं। ज़्यादातर हमने जो इन्फॉर्मेशन हासिल की है या डाइजेस्ट की है, वो हमने थ्रू सोशल मीडिया की है। और ज़्यादातर लोग मेरी या आपकी जनरेशन में से वो इससे रिलेट कर सकेंगे। तो एक आम बंदे के लिए इट वाज़न्ट वेरी ईज़ी टू कीप अप विद देयर शौक ऑफ उर्दू, अनलेस कि वो बहुत ज़्यादा पैशनेट होते, जो शायद मैं होता तो मैं कर भी लेता। लेकिन आप अपनी जर्नी बताएँ कि आपको ये शौक, और आपको लगता है ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का शौक है? उर्दू का इतने हैं लोग फॉलोअर्स इंडिया में, ज़्यादा मुझे लगता है कि लोग हैं पाकिस्तान के कंपैरिज़न में देखा जाए, लेकिन व्हाट आर योर थॉट्स? मैं आपको ये बताऊं कि इंडिया और पाकिस्तान में शौक किसका ज्यादा है, मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकूंगा, मैं इससे वाकिफ नहीं हुँ, हूँ। जबान जो होती है ना वो बहुत अहम होती है, क्योंकि आज की दुनिया में जहां हम रहते हैं, मेरे पास इसके जरिए गुफ्तगू करने का, अपने आइडियाज प्रोपोगेट करने का कोई और जरिया नहीं। हुँ, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मुझे हमेशा बचपन से ये कहा गया है और मैं महसूस भी करता हूँ कि मेरे अंदर कोई बहुत बूढ़े इंसान की रूह है। तो आप देखिए, मैं ट्विटर पे नहीं हूँ, मैं फेसबुक यूज नहीं करता। आपने जो दो नाम लिए, मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता वो कौन है। इंस्टाग्राम भी मैंने इसलिए मजबूरी में बनाया बिकॉज बहुत सारे लोग कहते थे कि हमें आपसे बात करनी है, कनेक्ट कर। वो भी मैं इसलिए ना वहाँ पे कुछ अपने कोई थंबनेल्स अपलोड करता हूँ, ना अपनी तस्वीरें अपलोड करता हूँ कि वो देखो आज मैं खाना खा रहा हूँ, वो देखो आज मैं यहाँ चला गया। मैं ये सब नहीं करता, ये मुझे आता है। मतलब आता तो जाहिर है, क्यों नहीं है, इसी जनरेशन का हूँ, लेकिन मेरा दिल, You don't feel the need to आई डोंट फील post. कंफर्टेबल। आई डोंट Yeah, फील I get आई it. डोंट फील Mhm. कंफर्टेबल। मुझे मतलब, भाई मैं खाना खा रहा हूँ, तुम क्या हासिल करोगे इससे? हुँ, मैं आज बिल्कुल। चला गया हूँ बीच पे, तुम क्या हासिल करोगे इससे, राइट? तो एक तो शायद वो मेरे अंदर की बूढ़ी रूह है जो मुझे उस अर्ज में मुब्तला रखती है। दूसरी बात कि देखिए, मेरे पास मोड ऑफ कम्युनिकेशन और कोई है नहीं। तो ये, तो जब तक मैं उस जबान का समझना और अदायगी बेहतर नहीं करूंगा, तो मैं, जब मैं काम ही ये कर रहा हूँ, तो मैं इसमें कैसे इसमें पीछे रह जाऊं? और कुछ चीजें होती है ना जिन्हें बस आप, जिससे आपको बस मोहब्बत होती है, मतलब मोहब्बत के, हुँ, आप नहीं डिसाइड कर सकते, अच्छा फला दिन ना मुझे तुमसे, ये 6:12 पे मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी, आप ये नहीं कर सकते। बस मुझे लगता है कि उर्दू से, उस गहराई से मुझे मोहब्बत है। और वो जो एब्स्ट्रैक्ट है ना, कि एक ही जुमला, उससे आप कोई और नतीजा निकालेंगे, मैं कोई और नतीजा निकालूंगा, शायर का कोई और नतीजा था। और मैं अपने दोस्तों को कहा करता हूँ जो यहाँ पे रहते हैं, कि जो नहीं समझते, मैं कहता हूँ कि तुम लोग महरूम हो कि इस हर लफ्ज में ना दुनिया समाई हुई है। तो बस ये क्यों है मुझे नहीं पता। और इसका मुझे अंदाजा तब हुआ, लेकिन मैंने कभी इसको इस तरह पब्लिक नहीं किया व्हाट्सएप वगैरह पे, या जो दोस्त हैं वो तो जानते हैं। यूट्यूब पे लाने का मकसद ये था कि यार अब ना जरा लोगों ने समझना सुनना शुरू कर दिया है। तो बहुत सारे लोग हैं जो मुझे पर्सनली कुछ हद तक जानना चाहते हैं। तो उहुँ, एक ये जरिया है। दूसरा जरिया जो मैंने अपनी, जब मैंने ये अनाउंस किया, उसके इंट्रोडक्शन में भी था कि हम दुनिया के मसाइल हल करते करते अपने मसाइल भूल गए। हुँ, तो ये जो अदब है ना, मेरे ख्याल में खासतौर पे उर्दू अदब, ये आपको खुद से कनेक्ट करने में बहुत मदद करता है। तो बस मेरी कोशिश ये है कि जहां हम दुनिया के मसाइल हल कर रहे हैं या सवाल उठा रहे हैं, तो जरा अपने अंदर के सवालात का जवाब भी ढूंढने की कोशिश करें। सही बात है, बेशक। अ, चलें जी, अब्बास, थैंक यू सो मच, हम्म। आपने हमें इतना वक़्त दिया,
और इतनी अच्छी बातें की, और मैं जितना शुक्रगुजार हूँ उतना कम है, क्योंकि क्योंकि हमारा टाइम डिफरेंस भी इतना है, और इस वक्त मुझे पता है कि आप काम के बाद आए हैं और काफ़ी लेट है उस वक्त, लेकिन फिर भी आपने वक्त निकाला। लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा कि हम दोबारा एक सेकंड एपिसोड ज़रूर करें आपस में, जहाँ पे, क्योंकि अभी जो भी हमने बात की है इसमें मुझे बहुत और सवालात भी आए हैं जो कि आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर देम फर्दर। तो इंशाल्लाह ज़रूर दोबारा भी बात होगी। और आई विश यू ऑल द बेस्ट with everything, with your channel and with your I won't say career, but जो भी आपकी कोशिशें और काविशें हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए ऑल द बेस्ट। और थैंक यू सो मच अगेन फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे काफी मजा आया। थैंक यू सो अच्छा। मच। और जाने से पहले अगर आप कुछ भी कहना चाहें, या कोई शेर भी आप अर्ज कर सकते हैं, आपका कोई भी पसंदीदा शेर जो आप चाहते हैं लोग सुनने। और मेरे तो यहाँ पे इस वक्त सुबह के 6 बज रहे हैं, तो मेरी मॉर्निंग भी अच्छी हो जाएगी। तो एनीथिंग। मैं शेर तो आपको जरूर सुनाऊंगा। ये तो आपने मतलब ऐसी बात है कि आप मुझे रोकेंगे कि भाई रुक जाओ, बस कर दो, खत्म, तंग नहीं करो। लेकिन अगर आप मुझसे आखिरी मैसेज की बात करें ना, तो मैं बस मतलब ऐसे होता है ना कि जो मुझे पता है कि हो नहीं सकता, बट दिल में कहीं एक बात है कि हर इंसान को ये एहसास करना चाहिए कि उसके पास दुनिया का सारा हक मौजूद नहीं है। दुनिया में सारे सवालों के जवाब उसके पास नहीं है, हो भी नहीं सकते। सारा अल्लाह ताला अगर है या नहीं है, जो भी, वो तमाम मसाइल मैं हल नहीं कर सकता। मैंने करनी भी नहीं है, और मैं कोशिश भी करूं तो मैं तब नहीं कर सकता। तो मैं बस एक इंसान हूं जिसको कांस्टेंट स्ट्रगल में रहना चाहिए कि वो अपने आप को बेहतर कर सके। मैं बेहतर कब हूंगा? कि जब मैं सबकी राय सुनूंगा। मैं क्यों अपने ऊपर इस्लामिज्म का टैग लगा के लिबरलिज्म के अच्छे आइडियाज अपने ऊपर बंद कर? हम्म। मैं क्यों अपने ऊपर लिबरलिज्म का टैग लगा के इस्लाम के कल्चर की खूबसूरती अपने ऊपर बंद कर लूं? मैं क्यों अपने ऊपर एथिज्म का टैग लगाकर खुदा के होने से जो उम्मीद पैदा होती है वो खुद पे बंद कर लूं? मैं क्यों खुद पे फेमिनिज्म का टैग लगा के मर्द जो एक मुआशरे में अच्छा किरदार अदा करते हैं उसको बंद कर दूं? तो बस कोशिश, ख्वाहिश, पैगाम, इल्तिजा, दरख्वास्त ये है कि आंखें, कान और दिल ये खोल के रखिए। आप यकीन कीजिए, दुनिया में बेतहाशा चीजें हैं जो आपको नहीं पता। बेतहाशा चीजें हैं कि जो जिस दिन आपको पता चलेगी, आपको एहसास होगा, अच्छा यार, आई वाज मिसिंग आउट ऑन दिस। मतलब इस डिश को तो मैंने चखा ही नहीं था, और ये तो उससे बहुत बहुत मजेदार है, जो जो मेरे पास नहीं थी, जो मैंने जिंदगी भर नहीं चूज की। और अगर जिंदगी के आखिरी दिन आपको वो डिश मिले तो कोई बात नहीं, मिल गई, अच्छी बात है। अगर कभी नहीं मिले तो कोई बात नहीं, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ नहीं मिलता। और आपने जो शेर कहा ना, एक शेर है जो पता नहीं क्यों आजकल मेरे जहन में घूम रहा है। परवीन शाकिर का है वो, और उसमें इतनी गहराई है कि वो कहती हैं कि मुमकिना फैसलों में एक हिज्र का फैसला भी था। मुमकिना फैसलों में एक हिज्र का फैसला भी था। हमने तो एक बात की, उसने कमाल कर दिया। और आप मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इसको समझाऊं, गो कि आपको और बहुत सारे सुनने वालों को समझ आ गया होगा, लेकिन बस मैं चाहता हूं कि इसकी गहराई प्लीज, सामने आए। प्लीज। कि आप इसको इस तरह अज्यूम कीजिए कि दो लोग बैठे हुए हैं और वो बात कर रहे हैं कि यार हो सकता है ना हमारा रिलेशन सही नहीं चल रहा, तो हम ना एक लिस्ट बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल, और ये 10 मुमकिनात हैं जो हम इसको सही कर सकते हैं। हम ये काम करें, ये काम करें, ये काम करें, और 10वीं एक आइडिया या एक ऑप्शन ये भी है कि भाई नहीं चल सकता तो छोड़ दें एक दूसरे को। राइट? तो समझिए कि आप, मैं और कोई और साहिबा ये बात कर रही हैं या साहब बात कर रहे हैं। तो मैं मुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तो मैंने बहुत सारे ऑप्शंस दिए, और आखिर में ये ऑप्शन रखा कि भाई ये भी तो मुमकिन है ही। लेकिन वो शायद दिल में मुझे पहले ही छोड़ चुके थे या छोड़ चुके थे, उनका ये फैसला था, वो इंतजार कर रहे थे कि कभी इस तरह का मौका है। तो मुमकिना फैसलों में एक हिज्र कहते हैं जुदाई को।
हिज्र का फैसला भी था कि बहुत सारे ऑप्शंस में, कि ये फैसला भी था। तो मैंने तो ये शुरू के 10 ऑप्शंस 1 2 करके लिखे। तो मेरी ख्वाहिश थी कि पहले हम मेंड कर लें, आप मेरी मोहब्बत का तकाजा देखें, ब्ला ब्ला ब्ला। तो हमने तो एक बात की कि मैंने 10th पे लिख लिया कि ये एक ऑप्शन है, हुँ, तुम फिक्र नहीं करो, एक ऑप्शन है, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ बट है। तो हमने तो एक बात की, उसने कमाल कर दिया, उसने कमाल करके डायरेक्टली जंप ही उस पे मारी कि तुम तो भाड़ में जाओ, ये वाला जो ऑप्शन है ना इस पे काम करो। वाह जी वाह! एंड द वे वाह जी वाह! क्या बात है, क्या बात चलें, है। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच आपके वक्त थैंक पे यू ये सो दें। मच। थैंक यू सो मच, बस थैंक यू।